ठीक है। सभी लोग अपने अपने ऑडियो को म्यूट रखेंगे। यदि आपके पास सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत संहिता एक आयुर्वेद का बुक है, यदि है तो उसको खोलिए जरा। सुभाष जी आपके पास होगा, शंभुनाथ जी आपके पास होगा, वैद्य भगवान जी आपके पास होगा, तो खोलिए। बहुत इंटरेस्टिंग आज का हमारा ये टॉपिक है, आयुर्वेद के जड़ को समझने के लिए। यहाँ पर है सुश्रुत संहिता, शारीर स्थान, अध्याय नंबर 3। यहाँ अथातो गर्भावक्रांतिम शरीरम व्याख्यास्याम। बहुत बढ़िया। शरीर रचना के इस क्रम में गर्भ की उत्पत्ति कैसी होती है समझने की बात है। संस्कृत के श्लोक में नहीं बोलूंगा, मैं उसके सारांश में बताऊंगा। सर सुश्रुत संहिता कौन सा अध्याय? सुश्रुत संहिता शरीर स्थान, अध्याय नंबर 3, सूत्र क्रमांक 3। बहुत बढ़िया है, यहाँ से आपको समझ में आएगा मेरे पास चरक संहिता है। किस तरह से सुश्रुत संहिता, हाँ, इस तरह से यहाँ पर इंसान का शरीर निर्माण होता है। ओके, हाँ, कैसे शरीर निर्माण होता है तो देखिए जरा। सौम्यम शुक्रम आर्तमम आग्नेयम इतरेशम अप्यत्र भूतानाम। ये तो हो गया शुक्र के बारे में, ये बता रहा है। जब पुरुष और स्त्री आपस में शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, तब ध्यान से सुनिएगा, आयुर्वेद में यहां लिखा हुआ है, देखिए जरा चौथा सूत्र इसी में, तत्र स्त्री पुंसयो संयोगे तेजः शरीराद वायु उदीरयति। कितनी बड़ी और अच्छी बातें बताया। स्त्री और पुरुष का जब संयोग होता है, उस संयोग में एक तरह का तेज उत्पन्न होता है, एक प्रकार का तेज उत्पन्न होता है। प्लीज आप सभी लोग चाहे तो अपने अपने व्हाट्सएप में आप इस लिंक को भेज दीजिएगा जरा, आज भी डेमो ही है। एक तरह का तेज उत्पन्न होता है, यह तेज एलोपैथिक भाषा में हार्मोन्स है। एलोपैथ जिसको हार्मोन्स बोलता है, उसी को सुश्रुत ने यहाँ क्या बोला, तेज बोला। तेज यानी हार्मोन्स, जो पित्त प्रकृति वाला है। पुरुष और स्त्री के शरीर में तेज प्रकट होता है, उत्तेजना वह प्रकट करता है, उससे शरीर में वायु प्रकोपित होता है, वायु प्रभावित होता है, वायु में चल आदि गुण बढ़ जाते हैं। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाने से संबंधित उस कल्पना से लबालब भरे हुए दोनों पति और पत्नी के शरीर में जबरदस्त तेज के उत्पन्न से, जिस वायु ने इसको उत्पन्न किया है, पुरुष के शरीर से शुक्र का उत्सर्जन करके, करने वाला कौन है, वायु, जिसने तेज का उत्पादन किया। अभी योनि के माध्यम से शुक्र जो कफ वर्गीय है, शुक्र कौन सा वर्गीय, कफ पित्त वात में शुक्र क्या है, कफ वर्गीय है। कफ वर्गीय यानी कफ दोष के गुणों को लिए हुए वो शुक्र, वायु वहां से, हाँ जी रिकॉर्ड शुरू हो गया, वायु पुरुष के शरीर से उस शुक्र को निकालकर स्त्री के योनि से होते हुए ओवम तक पहुंचा देता है, जहां पर रज है तो उसके साथ मिक्स कर देता है। जो रज है स्त्री में, वह तेज रूप है, वह पित्त स्वरूप है, तेज रूप है। यानी स्त्री का जो रज है
वो पित्त के गुण और कर्म को करने वाला, पुरुष का जो शुक्र है वो कफ के गुण और कर्म से युक्त होता है। ये दोनों ही, इन दोनों को वायु अपने तेज और अपने चल गुण जैसे इन शक्तियों से मिक्स करके वहां पर प्रकृति, वात प्रधान जो प्रकृति है, देखिए आगे क्या बोलते हैं, ततस्तेजो अनिल सन्निपातात शुक्रम च्युतम योनिम अविप्रतिपद्यते संसृज्यते च आर्तवेन। यहां तक हमने कहा ततो अग्नि सोम संयोगात संसृज्यमानो गर्भाशयम अनु प्रतिपद्यते क्षेत्रज्ञों। देखो जरा यहाँ पर एक शब्द आता है क्षेत्रज्ञों। क्षेत्रज्ञों, क्षेत्रज्ञों का मतलब होता है उस क्षेत्र के कर्म, शक्ति, स्वरूप और स्वभाव को जो जानता है, यानी जिन्हें हम देव कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं। देखो क्या क्या नाम उसने बताया है, क्षेत्रज्ञों। अच्छा इसको हटाना नहीं यहाँ से, हाँ नमो बेबी रुको जरा। क्षेत्रज्ञों वेदयिता स्पृष्टा। अब आप लोगों को अगर ये संस्कृत का शब्द अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। कमल जी बताइए। आज मैं अभी कमला जी मैं जस्ट मैं खत्म करूं मेरी बातें, फिर आप बात पूछ लेना। शुक्र और स्त्री के रज, इन दोनों का मिलन कराने वाला कौन है? तेजोमय वायु। मिलन कराया कहाँ हुआ? ओवम में, गर्भाशय में हुआ। होने के बाद देखो एक शब्द यहाँ क्या इन्होंने डाला, अनुप्रतिपद्यते क्षेत्रज्ञों वेदयति। वो जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति की इच्छा से होते हैं, और क्षेत्रज्ञों यानी उस परमात्मा को, उस शक्ति को जिसे घ्राता, दृष्टा, दृष्टा यानी जो देखता है, श्रोता यानी जो सुनता है, रसयिता यानी जो रस का उत्पादन करने वाला, यानी कि रस यानी पोषक शक्ति को तैयार करने वाला, ठीक है। वेदयिता जो जानता है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का माँ के गर्भ में सिर्फ पुरुष और स्त्री के रज और वीर्य ही नहीं, बल्कि तीसरा भी एक है जिसके होने से माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है, जिसको यहाँ सुश्रुत ने क्षेत्रज्ञ इस शब्द से संबोधन किया। स्पष्ट है अगर कोई स्त्री गर्भवती तभी होगी जब उसका गर्भ, जो गर्भ है वो पवित्र होगा। ये शब्द का एक भाव ये है कि गर्भ पवित्र है तो ही पवित्र गर्भ, पवित्र योनि यहाँ पर क्षेत्रज्ञ वास करता है। जैसे हम निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, हम लोग पढ़ते हैं ना रामायण में। भगवान क्या बोलते हैं, जो निर्मल मन से युक्त व्यक्ति है वही मुझे पाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपटी छल करने वाला क्षुद्र व्यक्तित्व व्यक्ति मुझे नहीं पा सकता, न भावा मेरे को पसंद नहीं है। इसका मतलब यहां जोड़ो, क्षेत्रज्ञ यानी वह भगवान कहाँ है? गर्भ के अंदर है, वहीं पर स्वागत करता है किसका? शुक्र और रज का। किसके द्वारा? उस तेजमय वायु के द्वारा अभी गर्भाशय में लेकर के आ रहा है। अगर वहां पहले से जो क्षेत्रज्ञ बैठा है, यानी भगवान जो बैठा है, अगर उसको पसंद नहीं है तो कहेगा भैया लौट जाओ। फिर स्त्री कहेगी महाराज बच्चा गर्भधान नहीं होता। न होने के पीछे क्या क्या कारण है? एक तो शुक्र का दोष, दूसरा रज का दोष, तीसरा गर्भ का दोष। गर्भ का दोष यानी
क्षेत्रज्ञ की असंतुष्टि, यानी भगवान उसके गर्भ में नहीं है। तो गर्भ में भगवान को बुलाने के लिए क्या किया जा सकता है? गर्भ का शुद्धिकरण, गर्भ का शोधन, योनि का शोधन। मैं जस्ट आपको ये छेड़ दिया बातें कि अगर कोई स्त्री गर्भवती होगी तो क्षेत्र यानी गर्भ स्थान, क्षेत्रज्ञ, उस गर्भ में शक्ति का पुंज जो है वो, जिन्हें हम भगवान कह सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो उस बच्चे को भी भगवान ही माना है। और वहां तो बकायदा भगवान से बात होने की बातें कही गई। आप लोगों ने कभी अगर भागवत पढ़े हो तो याद होगा, यानी भगवान ही उस गर्भ स्थान का मालिक है। तो संतान उत्पादन होने में संयोग क्या क्या है? शुक्र, रज और क्षेत्रज्ञ यानी वो भगवान। इन तीनों के संयोग से देखो, दैव संयोगाद अक्षयो अव्ययो अचिंत्यो भूतात्मा सहान वक्षम सत्व रजस्तमो भी, सत्व रज और तम इस भेद से युक्त भगवान की इच्छा से उसके अंदर बच्चा तैयार होगा। इसको हटा दो आप जरा, इस पेज को हटा दो नमो बेबी जी। ओके, इससे अब बाहर हो जाओ। अब मैं आपको अपने मन से बताता हूं। जब बच्चा उस स्थान में रहता है, बच्चा अंदर चला गया, माँ और पिता दोनों के रज और शुक्र और क्षेत्रज्ञ उस परमात्मा, इन तीनों के संयोग जब होता है तभी बच्चा होता है, तभी गर्भधान होता है, पेट में बच्चा ठहरता है। आयुर्वेद बोलता है जैसे ही इन तीनों का संयोग होगा उसी वक्त उसके शरीर का देह प्रकृति तैयार होता है। नोट कर लो, किसी व्यक्ति के देह प्रकृति जो अजर अमर है, जो कभी नहीं टूट सकता, शरीर की ऐसी प्रकृति जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता किसी भी हालत में। उम्र बढ़ता जाएगा लेकिन कुछ हाल में भी उसकी कुछ स्पेसिफिक चीजें कभी भी नहीं बदलने वाला, वह इस तरह का प्रकृति, ये तीन चीजों के संयोग से गर्भ के अंदर जुड़ते ही तय होता है। यह प्रकृति उसके मम्मी, उसके पापा और क्षेत्रज्ञ भगवान उस गर्भ में आने वाले बच्चे के पूर्व जन्म में किए कर्मों के तमाम अच्छे और बुरे परिणामों के फल को लेकर के क्षेत्रज्ञ ही उसके गर्भ में बैठा है। आया समझ में? देह प्रकृति समझ में आया? देह प्रकृति यानी उस व्यक्ति के शरीर का प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति यानी उसका नेचर। ब्रजेश जी का नेचर कैसा है, बलदेव जी का नेचर कैसा है, भगवान जी का नेचर कैसा है, एक स्पेसिफिक छोटा सा बिंदु जैसा कुछ नेचर होता है। वो बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक कभी नहीं चेंज होता, उन्हें हम कहते हैं देह प्रकृति, कभी नहीं चेंज होता। यह देह प्रकृति उस व्यक्ति के जठराग्नि में अग्नि के रूप में रहता है। इसे नोट कर लो, किस रूप में रहता है? अग्नि के रूप में रहता है, जठराग्नि के रूप में। वही तीन शक्ति, कौन कौन सा शक्ति फिर से बताता हूं, एक पिता के वीर्य, दूसरा माँ का रज और तीसरा उस व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए अच्छे और बुरे कर्म के परिणाम को लेकर के आया है क्षेत्रज्ञ, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। जो दृष्टा है, दृष्टा यानी देखने वाला। क्या देखने वाला? कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कैसा कर्म किया है, अब उसी के परिणाम से इस जन्म में उस माँ के गर्भ में जो उसका अब शरीर निर्माण होना है, उसमें कुछ चीजें वो पहले से ही डिसाइड कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का जब जन्म हो जाए तो जन्म के छठे दिन में ही ब्रह्मा जी आकर के ललाट में कुछ लिख देते हैं, और वो जो कुछ लिख करके जाते ध्रुव सत्य होता है। उस व्यक्ति ने समूचे अपने जीवन में वही कुछ करना है जो पहले से ही तय है। तो समझ लो कि उसके जीवन में कुछ अंश
पहले से ही तय है। जब माँ, पिता और वो क्षेत्रज्ञ तीनों मिलकर के डिसाइड हो जाता है, और यह चीज उसके जठराग्नि के रूप में निरंतर रहता है। देखो, एक व्यक्ति के बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक उसकी जो अग्नि है वो समान ही रहता है। मैंने देखा, मेरा बचपना जो है, समय बदलता गया, शरीर बदलता गया, खाने पीने के तौर तरीके बदलते गए, जगह स्थान बदलता गया, लेकिन मेरे अग्नि, मेरे खाने का तरीका और डाइजेस्ट होने की जो कैपेसिटी है वो सेम ही रहा। तब भी बचपन में भी कुछ वैसे ही था, आज भी कुछ वैसे ही है। आप लोग भी खुद के ऊपर टटोल लो, ऐसा ही है। जो अग्नि है वो बचपन में जैसा था आज भी वैसा ही है। आप कहोगे नहीं महाराज, तब तो बहुत बुरा हाल था और आज तो ठीक है। ये ऋतु, देश और शरीर के हिसाब से कुछ आपको लगता है परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ले दे करके कुछ गहराई में आप अगर विचार करते हो, तो जैसे बचपन में आपकी अग्नि की व्यवस्था थी वैसे ही आज भी है। यहाँ तक आया समझ में? इस तरह से हम लोगों ने उस बच्चे को माँ के गर्भ में स्थित कर दिया, रख दिया। जब बच्चा माँ के गर्भ में रज के रूप में पित्त और शुक्र के रूप में कफ और उसके क्षेत्रज्ञ के रूप में उसके पूर्व जन्मों में किए कर्मों के परिणामों को इसके पुंज से एक गर्भ स्थान स्थित हुआ, और वो क्रमशः धीरे 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 कफ, पित्त और वात, इन तीनों दोषों के परिणाम स्वरूप, और उसकी माँ जिस तरह से आहार करती है। देखो, शरीर में जो प्रकृति हम बाद में चेक करने वाले हैं, किसी के आदमी के नाड़ी में उंगली रख करके हम जो प्रकृति जानेंगे, उसे हम दो तरह के प्रकृति देखेंगे। एक देह प्रकृति, जिसको अभी हमने जाना, माँ बाप के रजवीर्य और क्षेत्रज्ञ, इससे जो उसकी जठराग्नि तय हुआ, वह है देह प्रकृति। वो कभी बदलता नहीं है। वो उसके कुछ स्पेसिफिक नेचर के रूप में और उसके अग्नि के रूप में शरीर में हमेशा एक समान रहता है। एक दूसरा होता है दोष प्रकृति। दोष प्रकृति हमें नाड़ी के माध्यम से पता चलता है, और ये कंटिन्यूसली बदलते रहता है। आज कुछ और है, 10 दिन के बाद कुछ और है। तो ये जो प्रकृति है ना, चेंज होता है। अब ये चेंज होने वाली प्रकृति और चेंज बिल्कुल ना होने वाले, ये दो तरह के प्रकृति की शरीर की बात हुई। जो बिल्कुल चेंज होता है वो प्रकृति कैसे डिसाइड होगा, जानना चाहिए ना। तो कैसे होगा? एक माँ के गर्भ में जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत से सिद्ध कफ, पित्त और वात इस रूप में, रज, वीर्य और क्षेत्रज्ञ इस रूप में जो गर्भ में बच्चा जो ठहरा है, ठहरा तो है, लेकिन अब कंटिन्यूसली शरीर में शरीर का विकास होता है। हालांकि विकास तो वही, जो बूंद वहां जो टिका हुआ है गर्भ के अंदर, उसी ने मल्टीपल होकर के विकास होना है। उसके जो परमाणु है, एक परमाणु दूसरे को, दूसरी परमाणु 4 को, 4 10 को, 10 मल्टीपल होते हुए उसके जो परमाणु है वो विकास होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके बढ़ने में सबसे बड़ा सहयोगी होती है उसकी माँ, उसका खान पीन, उसका विचार, उसकी सारी चीजें। अगर हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि कम से कम उस माँ को 9 महीने तक उसके पति को चाहिए कि जैसा वो चाहती है वो दो, जैसा वो चाहती है वैसे खिलाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कोई भी इस तरह की चीजें उसके मन और उसके आत्मा, मस्तिष्क और शरीर में बिल्कुल भी पनपने ना दो। बड़े प्रसन्न में रखो, खुश रखो। इससे गर्भ में पलने वाला बच्चा बड़ा सम प्रकृति वाला होता है। सम प्रकृति मतलब जितने शरीर में कफ होना चाहिए, जितना पित्त और वात होना चाहिए, उतना लिमिट में रहता है। लेकिन माँ अगर पिएगी दारू या कोल्ड ड्रिंक पिएगी या नमकीन खाएगी या कोई ऐसी चीजें खाएगी जो तामस, राजस या सात्विक गुण प्रदान होगा, दूध ही पीते रहेगी तो सात्विक गुणों की वृद्धि होगी, तो कफ प्रदान बच्चा होगा। दारू ही पीती रहेगी तो तामस प्रदान होगा।
जो कि वात प्रदान होगा, नमकीन ही खाते रहेगी। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक गुणों को जो दोष के प्रदान होता है, वो हम बाद में सीखेंगे कि कफ दोष से रिलेटेड शरीर और उसका मन कैसा, उसका स्वभाव कैसा होगा। तो माँ जिस तरह के भोजन करेगी, जैसे एक्टिविटीज करेगी, जैसे व्यवहार करेगी, जैसे सोच रखेगी, उस व्यवहार, आहार विहार और सोच से उस गर्भ में पले हुए बच्चे का देह दोष जो प्रकृति है उसका निर्माण होता है, दोष प्रकृति का निर्माण होता है। आया समझ में? तो नाड़ी में हम जो चेक करेंगे वो कौन सा वाला प्रकृति है जी? दोष प्रकृति है। ठीक है। अब उसके शरीर में क्रमशः जो शरीर का निर्माण होता है, वो निर्माण होने में माँ जो भोजन करती है और माँ जो व्यवहार करती है, वह आहार और विहार उस बच्चे के शरीर में षड रस के रूप में जाकर के बैठता है। कैसे कैसे? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसा, ये 6 रस है। अब देखिए जरा इसको हम कैसे जोड़ देते हैं। आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो। माँ जो कुछ भी भोजन खाएगी, वह भोजन ये 6 रस के अंतर्गत होगा। मधुर यानी मीठा, मीठा खा सकती है। लवण यानी नमकीन, नमकीन खा सकती है। अम्ल यानी खट्टा, वो कुछ खट्टा खा सकती है। कटु यानी आपका, कटु को हम कहेंगे काली मिर्च, कटु है। स्पाइसी चीजें खाएगी, वो कटु हो गया। तिक्त, तिक्त का मतलब होता है कड़वा, कुछ कड़वे चीजें खा सकती है, तिक्त रस। कषाय या कषाय खा सकती है। कषाय रस कैसा है? जैसे आपका जामुन हो गया, जामुन का रस कैसा है? कषाय रस है। तो ये 6 प्रकार के रस वो खाएगी और उसका जो हमारा जो व्यवहार होता है ना, वो भी षड रस प्रदान होता है। अगर हम दिन भर सोते रहेंगे तो मधुर रस उत्पन्न होगा। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस करेंगे तो तिक्त रस उत्पन्न होगा। हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं तो उसमें से मधुर रस उत्पन्न होगा। हम बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं तो वहां से कटु रस उत्पन्न होगा। तो ये सारे हमारे व्यवहार भी हमारे शरीर में रस उत्पादन करने वाला होगा। हमारा आहार भी शरीर में रस उत्पादन करने वाला होगा। मैंने आप लोगों को एक फोटो भेजा हुआ है, उसे आप लोग देख लीजिए जरा। आज दिन में मैंने एक फोटो भेजा था, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल समझना और पढ़ना चाहिए? हाँ जी, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं? सर ये तो बहुत अच्छा सर है। अक्सर लोग बच्चे तो फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन उसे कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। हाँ जी। मतलब कि बोल रहे हैं कि पति पत्नी बच्चे के प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसे इसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए इस हाँ, विषय वस्तु का, देखो है ना? प्लानिंग तो हम करते हैं, लेकिन प्लानिंग के बावजूद भी पति और पत्नी दोनों का शरीर तो परफेक्ट है, शरीर तो परफेक्ट है, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या है? पुरुष और वही स्त्री का सर। अलावा जो तीसरा है जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वह सही नहीं है। क्योंकि इन तीनों के मिलने से बच्चा गर्भ में रहता है। तो जरा नोट करिए जरा आप लोग। अगर आप लोगों को अभी ये चीज बोरिंग लग रहा है तो समझ लीजिएगा कि आप लोगों को आयुर्वेद कभी समझ में नहीं आएगा। आप लोग सही विधि से आयुर्वेद कभी नहीं समझ पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं बहुत समय से आयुर्वेद पढ़ाता हूँ और मैंने देखा है कि अगर हम इस तरह से आयुर्वेद के बेसिक बातों को अच्छी तरह से समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैंने देखा कि हमारे नाड़ी को समझने वाले स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, उनकी मात्रा ज्यादा होती है। अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, अगर मैं इस विधि से पढ़ाऊंगा और आप लोगों को समझ में बातें आ गई, तो उम्मीद है कि आप लोग 50 में से 30 लोगों को नाड़ी बहुत अच्छा समझ में आएगा। नाड़ी सर को ये जो अग्नि की बात, सॉरी सर बीच में बोला। हाँ, सर बीच में जो आपने अग्नि की बात कही,
तो जो हम खाना खाते जठराग्नि, क्या उससे रिलेटेड आपने कहा कि वो कभी बदलता नहीं है, जो बचपन में मिल जाता है अग्नि, मतलब कि शरीर का। हाँ जी 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 जी, आपके जो जठराग्नि है ना, जो जठराग्नि है, एक प्रकार के अच्छा। जो अग्नि है, आप देखना एक पेशेंट जो बचपन में उसके पेट खराब होता था, वो जीवन भर ही उसका पेट वैसे ही रहता है। तो सर वो इससे कभी ठीक होता है क्या सर? मतलब जैसे वो मेरे साथ भी अगर प्रॉब्लम है। खान पीन को सही रखेगा, जैसे जिसका वात प्रकृति वाला जिसका शरीर है ना, उसका क्या होता है, उसका कभी तो अच्छा कभी बुरा, कभी कुछ को डाइजेस्ट बहुत अच्छा करता है, कभी बिल्कुल भी नहीं करता। ये वायु की प्रकृति है, वात प्रधान शरीर, और उसकी अग्नि वैसी है, वैसे ही उसका देह प्रकृति है। तो उसमें क्या होता है मेरा कि कभी तो सब कुछ डाइजेस्ट होता है और कभी बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा वात प्रधान पित्त है, जैसा कि अभय कटु सर नागपुर के एक वैद्य जी बताए थे कि वात डोमिनेंट पित्त है। तो जी मेरे साथ भी मैं कितना भी मेहनत कर, मैं आयुर्वेद को सर मैं करीबन 4-5 साल से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी यूनिवर्सिटी कोर्स कर रहा हूँ। तो मेरा पेट क्या ना हमेशा, मतलब मैं परेशान हो गया, लेकिन हाँ, कब्ज वगैरह क्योंकि तक देखो ठीक है। देखो देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका सर प्रकृति वैसी है। अब क्या आयुर्वेद क्या बोलता है कि महाराज कुछ दवाइयां खा करके दवाई को खराब ना करो, शरीर खराब खराब ना करो। आपकी प्रकृति वैसी है, अपने प्रकृति के हिसाब से हमें अपना लाइफस्टाइल को तय करना चाहिए। प्रकृति के अच्छा। हिसाब से डिटॉक्सिफिकेशन करना है, हमारा आहार विहार सेट रखना है, वो करना है। आपकी जैसा क्वालिटी वाला अग्नि है, उसी तरह से आपको रहना है सर। आपके पड़ोसी क्या करता है उसके हिसाब से नहीं। हाँ, ठीक है ये सर। आपके सर, देखो यही तो बात है ना, आयुर्वेद इसी चीज को समझाता है कि प्रकृति देह प्रकृति, वो जो अग्नि को डिसाइड करता है वो वैसा ही रहना हमेशा। अब आप चाहे जो मर्जी कर लो, कितने सारे लोगों की अग्नि, अब वो क्या है कि बगल को देखता है, हाँ यार उसका तो बहुत सारे जो मर्जी खाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मेरा जो है कि बड़ा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उसके प्रकृति और आपकी प्रकृति में भिन्नता है। तो सर अब मेरा मेडिसिन किसी तरह खाना गलत होगा इस मामले में, है ना? नहीं नहीं, ये भी मैं नहीं कहूंगा, अगर वो व्याधि के रूप में है तो चिकित्सा तो करना है, लेकिन ये भी समझना है कि आपकी अग्नि जो देह प्रकृति जो उसको डिसाइड करता है, तो वो उसी प्रकृति वाला है, तो ऐसा होने ही वाला है। आपने क्या करना है, बस आहार विहार को आप उस दोष के अनुकूल रखें। तो ये तो लास्ट में क्या मैं गुरुजी, हाँ चित्रकारी वटी सर टेबलेट आता है, मैं बीच में से कभी लेना पड़ता है मुझे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपसे जी राय जी जी लिया जी, कि। हाँ जी, मीना जी बताइए। तो क्या ये जो जन्मजात अग्नि होती है या वृत्ति होती है, प्रकृति होती है, इसका शमन नहीं किया जा सकता, इसको किया जा बैलेंस्ड सकता है ना, नहीं किया जा किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। ऋतु क्योंकि के जैसे हिसाब जो से देखो, अगर वात प्रकृति है तो हमेशा वर्षा ऋतु में अपना खान पीन बिल्कुल परफेक्ट रखिए। वर्षा ऋतु जैसे ही खत्म होगा या उसके प्रारंभ में आप डिटॉक्सिफिकेशन वस्ती प्रदान चिकित्सा करिए, अगर आपका वात प्रदान प्रकृति है तो। अगर आपका प्रकृति पित्त प्रधान है तो अभी इन दिनों जो है डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। जैसे सर्दी, जैसे गर्मी खत्म होकर के जब सर्दी प्रारंभ होती है, तो पित्त प्रधान प्रकृति वाले लोगों को जरूर शोधन करना चाहिए। अभी कफ प्रधान प्रकृति वाले लोगों के लिए अभी आजकल का दिन है। सर्दी खत्म होकर के जैसे गर्मी आती है, तो कफ प्रधान व्यक्तियों के लिए ये जो है प्रॉपर डिसाइड करना है, उसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। तो जैसा आपका प्रकृति है ना, देह प्रकृति जैसा है, जैसा आपका प्रकृति है, आपकी जैसा अग्नि है, उसके हिसाब से आपको ऋतु परिवर्तन होने के बाद कम से कम भी आपको लगा लीजिए कि डिटॉक्सिफिकेशन आपने करना है। ऋतु के हिसाब से, दोष के हिसाब से आपका आहार विहार होनी चाहिए। तो क्या जो जन्मजात बीमारियां आती है दोषों से ही रिलेटेड, तो क्या उनको उनको भी ठीक किया जा सकता है? तो नहीं कहा किया तो जा जा सकता। सकता, जन्मजात के जैसे विषय में अभी देखो, इसमें मैंने तो ज्यादा पढ़ा नहीं ना, क्योंकि एक जस्ट टॉपिक उठाना था। उसी जगह में शारीर स्थान सुश्रुत में आप जाके पढ़िए, वहां लिखा हुआ है कि जो विकृत अवस्था में पैदा हुआ है, रज और वीर्य में कोई दोष था, उस दोष से युक्त रजवीर्य से निर्माण हुआ शरीर एक स्थान और एक शरीर की स्थिति को, एक अवस्था, एक स्थान को विकृत पहले किया हुआ है। यानी प्रकृति ने उस उस क्षेत्रज्ञ ने ही जिसको रोगग्रस्त बना दिया।
पूर्व जन्मों के किए कर्मों के परिणाम के प्रताप से जो उसका शरीर वैसा हो गया। आयुर्वेद बोलता है भैया ये तो प्रकृति ने ही आपको वैसा बनाया है। तो आयुर्वेदिक वैद्य जो है ना, वो कभी उसको जो विकृत अवस्था में आया है उसको प्रकृत नहीं बनाया जा सकता। हाँ, उसको कुछ दिन तक, कुछ समय तक चलने योग्य बनाया जा सकता है। जैसे कुछ लोग जो है ना बवासीर के रोग लेकर के घूमते हैं, कुछ भी करो ठीक ही नहीं होते, क्योंकि बवासीर है, ग्रहणी रोग है, अपस्मार एपिलेप्सी है, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिसको आयुर्वेद ने पूर्व जन्म में किए कर्मों के परिणाम माना है। तो ऐसे कुछ रोग अगर ऐसा है जो कि गर्भ के अंदर से ही बिगड़ करके आया है, तो उसको कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनली वैद्य आयुर्वेद को जानता है जी, वो भगवान तो नहीं है। जी। हाँ, जिसको भगवान ने बिगाड़ दिया उसको इंसान ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग फाइनली है तो इंसान। तो गुरु जी ये कर्मज रोग है, इसको कैसे पहचानेंगे? हाँ जी, जैसे कोई रोगी आ गया, ये कैसे पहचान में आएगी कि हाँ, ये वो पूर्व जन्म? कर्मज रोग के बारे में सुश्रुत में बहुत बढ़िया व्याख्या किया है। कर्मज रोग के बारे में उसके लक्षणों को देख करके ही पता चल जाता है। उसके वो उस तरह के सपने देखता है, उसके वैसे सपने आता है, बहुत सारे ऐसे लक्षण वहां पर बताया है। ये सारे प्रश्न परीक्षण का आधार है। तो चलिए जरा, अभी हम लोग कहाँ पहुंचे, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को माँ के गर्भ के अंदर हमने रख दिया। अब हम कह रहे थे उसके दोष प्रकृति को जानना, क्योंकि नाड़ी परीक्षण का आधार क्या है, दोष परीक्षण। माँ ने चटर पटर चीजें खाया, पता नहीं क्या क्या खाया, खाए हुए उस रस का शरीर में 6 प्रकार के रस से अब उसका शरीर पोषित हो रहा है, बढ़ रहा है, निर्माण हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे कैसे होगा? पहले नंबर में मधुर रस। अब आप लोग जरा चाहे तो नोट कर सकते हैं, जो मधुर, अब जो मैं कहूंगा ना कि भाई इसको नोट करना है, तो उसको नोट भी करना है और याद भी रखना है, ठीक है? अगर मैं कहूंगा उस माँ ने मधुर रस का अधिक सेवन किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने जल और पृथ्वी ये दोनों महाभूत प्रधान चीजों का अधिक सेवन किया है। मधुर रस यानी जल और पृथ्वी महाभूत। इस मधुर रस से उस व्यक्ति के देह, उस व्यक्ति के दोष प्रकृति में, जब वो बच्चा जो गर्भ के अंदर होगा या बाहर आएगा, उसके अंदर जल महाभूत से स्निग्ध और शीत, ये 2 गुण वहां पर दिखेगा। स्निग्ध गुण, कुछ लोग कहते हैं ना कि सर मेरा शरीर तो हमेशा गीला गीला लगता है, सर मेरा ना पैर हमेशा ठंडा रहता है, हाथ हमेशा ठंडा, मर्जी कर लो मेरा नाक कभी गर्म नहीं होता, ऐसा बोलते हैं लोग। यानी उसके शरीर में जल तत्व प्रधान मधुर रस अगर होगा, माँ ने वैसी सेवन किया होगा, या वो व्यक्ति खुद भी अपने जीवन में वैसा कुछ सेवन करता है, तो उसके शरीर में स्निग्ध और शीत, ये जल तत्व का विशेष प्रभाव है। पृथ्वी तत्व से, उसी मधुर रस में पृथ्वी तत्व है, तो वहां से उसके शरीर में गुरु यानी हैवीनेस, मंद यानी ढीलापन, मंद गुण, मंद यानी सुस्ती, और स्थिर यानी बहुत ज्यादा आलस्यता, ये उस मधुर रस में जो पृथ्वी महाभूत है उसके वजह से ऐसा होगा। आया समझ में? नोट किया मीना जी, आपने नोट किया इस बात को? ओके, ठीक है। अब दूसरे नंबर में उसके माँ ने अम्ल रस का सेवन किया, जो पृथ्वी और अग्नि ये दोनों महाभूत प्रधान है, अम्ल रस। नोट करिए जरा, अम्ल रस पृथ्वी और अग्नि ये दोनों महाभूत प्रधान है। अम्ल रस में जो पृथ्वी है वो गुरु गुण प्रधान है। अब देखो, मधुर रस में जो पृथ्वी था वो मंदर और स्थिर भी था, मगर यहाँ पर सिर्फ गुरु है। इससे क्या पता चलेगा कि भैया जो महाभूत है ना, वो भी रस के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे एलोपैथिक में प्रोटीन किसी हालत में नहीं बदलता। देखो, पनीर में भी प्रोटीन है, चिकन में भी प्रोटीन है, मटन में भी प्रोटीन है, दूध में भी प्रोटीन है, पता नहीं क्या क्या फल फ्रूट में भी प्रोटीन है, कितने जगह प्रोटीन का स्रोत है कि नहीं है? आयुर्वेद जी बोलता है। हाँ जी, अच्छा,
बीच में सर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी सर। मैं आपने बोला था सर कि पीडीएफ भी मिलेगा वो सब चीजें, तो मिल जाएगा सर, मिल मगर जाएगा, आप टेंशन मत लो। अभी आपका फोकस नोट करते हुए पढ़ने में है। जी सर, अगर मैं ओके। ही पीडीएफ बना करके अभी आपको दूंगा, सब आलस्य बन जाओगे, कोई क्लास में नहीं आएगा, सब सोते रहेंगे क्लास में। नहीं सर, मेरी नाइट ड्यूटी रहती है ना, तो कोई मैं बात ऑन नहीं सर, ड्यूटी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे। अब मैं यहाँ पर एक बात कर रहा था कि मान लीजिए एलोपैथ में एक प्रोटीन है, और वो चिकन में भी वही प्रोटीन है, मटन में भी वही प्रोटीन है, दूध पनीर दही हर जगह वही प्रोटीन है। एलोपैथ कभी भी डिफरेंशियल नहीं करता कि भाई अमुक चीज में जो प्रोटीन है वो इस तरह की क्वालिटी वाला होगा, शरीर में ऐसी चीजें करता है, नहीं। वो बोलता है जितने भी जगह की जो प्रोटीन है वो शरीर में एक तरह के गुण कर्म करता है। लेकिन आयुर्वेद इस बात को नहीं मानता। आयुर्वेद बोलता है कि नहीं, मटन में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन शरीर के अंदर तामस गुण को बढ़ाता है, मटन और चिकन में है प्रोटीन। दूध में जो प्रोटीन है वो है तो प्रोटीन तो वही है, लेकिन इस प्रोटीन में, चिकन मटन के प्रोटीन में, इन दोनों के प्रोटीन के शरीर के अंदर जो कर्म है, उसकी जो स्वभाव है, उसका जो गुण धर्म है, वो एक समान नहीं। नाम वही प्रोटीन है, चीज वही है, लेकिन उसके स्वभाव में भिन्नता आ गई। आयुर्वेद ऐसे कितने सारे गहराई में जाता है ना। महाराष्ट्र में फलने वाला सेब, हिमाचल में फलने वाला सेब, अमेरिका में फलने वाला सेब, नाम एक है, रूप एक है, स्वाद एक है, लेकिन खाने वाला और उसके शरीर में जब वो जाएगा तो सबके जो सेब है वो एक समान गुण वाला नहीं होगा। ये भिन्नता इस रस के आधार पर हुआ है जो उस क्षेत्र के संदर्भ में तैयार हुआ है, कि जिस तरह से उस स्थान विशेष से हर एक पदार्थ की उत्पत्ति का क्रम जो हमने बताया था, उस क्रम में ऋतु के हिसाब से जो वैषम्यता उत्पन्न हुआ। वैषम्यता का मतलब, हेमंत ऋतु में यहाँ कड़ाके का ठंड पड़ता है, लेकिन उसी ऋतु में कोई दूसरी जगह में, न्यूजीलैंड के साइड में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर हम कहेंगे भैया अमुक फल हेमंत ऋतु में तैयार होता है, उसका गुण धर्म ऐसा है, ऐसा आयुर्वेद मानता है, तो न्यूजीलैंड में भी अगर वही फल उसी दिन में उत्पन्न होता है, पकता है, तो इन दोनों के गुण में ऋतु वैषम्यता के, यानी ऋतु के क्वालिटी के आधार पर एक समान उसका गुण नहीं होने वाला। आ रहा है आप लोगों को जो मैंने बताया समझ में? तो दूध में जो प्रोटीन, हाँ जी बताइए अपडेट मीना जी। किए हैं। आप म्यूट हो, अच्छा एक सेकंड मीना जी, मैं ना बीच में डिस्टर्ब हो जाऊंगा। आप लोगों ने जो पूछना है सब नोट करके रखिएगा, बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो सही रहेगा, नहीं तो मैं फिर एकदम अलग, मेरा दिमाग निकल जाएगा, मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, तो मैंने बताया कि ये जो एक ही प्रोटीन जो अलग अलग खाद्य पदार्थों से निकलता है, उस पदार्थ के दोष, उसके परिस्थिति, उसकी व्यवस्था से, उसके सत्व रज और तम, दूध सत्व है, फल फ्रूट रज है, और चिकन आदि तम है। तो सत्व रज और तम के भेद से वहां से उत्पन्न होने वाला एक नाम वाला प्रोटीन भी शरीर के अंदर भिन्न भिन्न तरीका से काम करता है। इसी बात को आयुर्वेद यहाँ उस बच्चे के अंदर जो तैयार होने वाला गुण है, मां के आहार विहार से जो रस उत्पन्न हो रहा है, मधुर रस खाकर के जो उससे जो पृथ्वी महाभूत है, वो गुरु मंद और स्थिर तीन तरह की क्वालिटी है। लेकिन वही पृथ्वी जब वो अम्ल रस खाती है तो वहां से सिर्फ उस पृथ्वी में गुरु गुण रहने वाला है, मंद और स्थिर गुण नहीं रहने वाला। इसके डिफरेंशियल है। अम्ल रस में एक और है जिसका नाम है अग्नि, जो उष्ण लघु प्रधान उष्ण और द्रव, ये गुण है इसमें, नोट करिए जरा। अम्ल रस में जो अग्नि है वह उष्ण लघु है, और द्रव, द्रव मीन्स लिक्विड, उष्ण यानी गर्मी और लघु यानी हल्का। इस तरह के उस अम्ल रस के अग्नि का यह गुण है। तीसरा रस अगर मां खाएगी लवण, तो उस लवण में जल और अग्नि, ये दो महाभूत है, जल और अग्नि, ये लवण रस को तैयार करता है, जल और अग्नि।
लवण रस में जो जल है उसमें सिर्फ स्निग्ध गुण है, मधुर रस में जो जल है वो शीत और स्निग्ध है। देखो जरा, जल वही है जो मधुर में है, जल का गुण, वो जल का गुण लवण में नहीं है। लवण का जल सिर्फ स्निग्ध है, उतना उष्ण शीत नहीं है। शीत यानी ठंडा, स्निग्ध यानी चिकना, उतना ठंडा नहीं है वो लवण वाला जितना कि मधुर में है। हालांकि जल तो दोनों ही है। तो ये भिन्नता है आयुर्वेद और उसमें, दूसरे पेथ में। हमारे यहाँ पर हर एक चीज के जितने आप गहराई में जा सकते हो अपने बुद्धि से, आप उतना जा सकते हो। लवण रस में जल और अग्नि है, जल में स्निग्ध, अग्नि में उष्ण। इसको जस्ट नोट करना है और याद रखना है। बाद में जब हम क्लास नाड़ी में आगे प्रवेश करेंगे तो हर जगह ये आपको काम में आने वाला है। अब आ गया कटु रस। कटु रस का मतलब है काली मिर्च हो गया, दालचीनी हो गया, ये सारे कटु रस है। तो कटु रस वायु और अग्नि, ये दोनों महाभूत से कटु रस तैयार होता है। अगर कोई कटु रस का सेवन करता है तो तत्व तो हमें कहना होगा वह वायु और अग्नि न दोनों महाभूत का सेवन करता है, या उस पदार्थ में जो वायु और अग्नि महाभूत है उन परमाणुओं को खा करके उसके शरीर में विघटन कर रहा है, तोड़ रहा है, विनाश कर रहा है। सृष्टि का निर्माण और विनाश हमेशा होता है, ऐसा हम सुनते हैं। सेब उत्पन्न होकर के निर्माण होना और मीना शर्मा जी ने उसको खाया, विनाश होना, एक साथ चल रहा है। निर्माण और विनाश का क्रम हमेशा हमारे आसपास में ही होता रहता है। तो कटुरस में वायु है और अग्नि है। वायु में रुक्ष और लघु है, वायु में रुक्ष और लघु, ये दोनों, रुक्ष यानी ड्राइनेस, लघु यानी लाइट, ये कटु के वायु में है और अग्नि में उष्ण गुण है, अग्नि में उष्ण गुण है। लवण में भी उष्ण है, कटु में भी उष्ण है। इन दोनों के उष्ण में कुछ तो भिन्नता है। ये भिन्नता कहां से उत्पन्न होगा? उसके रस के स्वभाव में। लवण जो थोड़ा स्निग्ध गुण प्रदान है, लेकिन कटु रुक्ष है, रुक्ष यानी ड्राई। अब एक अग्नि है, देखो अग्नि के दो रूप में बताता हूं। एक लकड़ी में आग जलाइए और वहां से हाथ सेकिए तो हाथ में पसीना आता है कि नहीं आता? अब ये लकड़ी का अग्नि है। एक दूसरा आप हीटर जलाइए और वहां आग सेकिए, हाथ के जितने पसीना सब सूख जाता है। सूखता है कि नहीं सूखता? डेफिनेटली सूखता है, क्योंकि हीटर का जो आग है वो रुक्ष प्रदान है, कटुरस प्रदान है। और लकड़ी का जो आग है वो कैसा है? वो आग लवण रस प्रदान है या अम्ल रस प्रदान है। इस तरह से हमें द्रव्यों में जो रस है उसको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ये आयुर्वेद है, इसको समझना ही होगा। अगर आप इस बात को समझना नहीं चाहते तो आपको आयुर्वेद आगे नहीं समझ में आएगा। आप आयुर्वेद तो पढ़ोगे लेकिन इंटरेस्ट से नहीं बन पाएगी बातें आगे। इस बात को समझने का खूब प्रयास करिए। आप हमसे पूछिए जहां भी आप अटकते हो, नोट करते रहिए क्या चीजें आपको समझ में नहीं आए। क्लास के एंड में आपने हमें पूछना है। कटु हो गया। अब आ गया तिक्त रस। तिक्त यानी चिरायता हो गया, नीम हो गया, सारे तिक्त रस है। उसमें वायु और आकाश, ये दो महाभूत है। वायु और आकाश तिक्त रस में है। तो उस तिक्त रस में जो वायु है वो रुक्ष और शीत, रुक्ष और शीत ये दो गुण है। कटु में वायु कौन सा था? रुक्ष और लघु। कटु के वायु में शीत नहीं है, लेकिन तिक्त के वायु में शीत है। नीम के पत्ते कैसे हैं? शीत है और ड्राई है। कोई आदमी को पित्त बढ़ा हुआ है, शरीर में जलन होती है शरीर में, तो वहां तिक्त रस वाला चिरायता। देखो किसी को जब बुखार होता है तो क्या कहते हैं हम लोग? भैया आप चिरायता खाओ, कहते हैं ना। क्योंकि चिरायता कौन सा रस वाला है? वायु और आकाश गुण प्रदान है। तो कोई भी जड़ी बूटी
अब इसको समझते ही आपको पूरा जड़ी बूटियों का राम कहानी समझ में आ जाएगी। कोई जड़ी बूटियों के आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कौन सा रस है? नमकीन है। तो नमकीन का क्या है? जल और अग्नि। जल में स्निग्ध, अग्नि में उष्ण, स्निग्ध और उष्ण। तो रस का महाभूत और उसके गुणों को अगर हम प्रॉपर समझते हैं तो मैं कहता हूं आपको जड़ी बूटियां पूरा ही समझ में आ जाएगा। जड़ी बूटियों का इतिश्री इतिहास इन्हीं सूत्रों में लिपटा हुआ है। अगर ये सूत्र के इर्द गिर्द हर एंगल से आपको अगर समझ में आती है तो इतने बड़े बड़े द्रव्य गुण विज्ञान आपके लिए एकदम तुच्छ सा लगेगा। वो द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन सभी के बेस में, उस सभी के बीच में यही सूत्र काम करता है। तिक्त रस में वायु और आकाश है। वायु में रुक्ष शीत है, आकाश में लघु है। ठीक है, तिक्त यानी चिरायता आदि कड़वी चीजें। अब आ गया कषाय। कषाय रस जो है वायु और पृथ्वी ये दोनों महाभूत इसमें है। कषाय रस में दो महाभूत है, वायु है और पृथ्वी है। वायु इसमें रुक्ष और चल गुण प्रदान है। रुक्ष और चल, रुक्ष यानी रूखा, चल यानी गतिशील। गतिशील, जैसे कोई लेडीज बोलती है सर पीसीओडी हो रही है, सर चाय पी ले, कंस्टिपेशन। चाय ले ले। अरे हाँ तो यार नहीं। अरे तुम तो हम तो तुम्हारी सोबरन इतनी जी प्लीज आभारी आप है ऑडियो को पूछो म्यूट के। रखिए। ओके, तो शीत है, जी वायु जो है यहाँ रुक्ष और चल गुण वाला है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आ गया, कहता है सर मेरे लोअर एब्डोमिनल पेन है, भारीपन बहुत ज्यादा लगता है, कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है। इसका मतलब है कुछ तो है इसके पेट के निचले हिस्से में जाकर के जम के बैठा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए? उसको अगर मल रुका हुआ है तो बाहर निकाल देना है। अब हमें क्या करना होगा? गति देना होगा और उस चीजों को सुखाना होगा। जो ये कषाय रस है वो वायु को बढ़ाता है। इसमें ना रूखा गुण बहुत ज्यादा होता है कषाय रस में। जैसे जैसे आपका, इसीलिए हम कहते हैं ना भैया डायबिटीज में जामुन खाओ। क्यों? क्योंकि जामुन कैसा है? कषाय रस है। कषाय रस का महाभूत है वायु और पृथ्वी। वायु में रूखा और चल गुण है। रूखा यानी सुखाने वाली। तो ब्लड में कोई भी टॉक्सिन होगा, कषाय रस में जबरदस्त रूखा गुण है, ब्लड को पूरी तरह से सुखा देगा, मतलब उस टॉक्सिन को सुखा देगा, पानी को सुखा देगा, क्लेद को सुखा देगा। जो स्त्री मोटी है, पतला होना चाहते हैं, कषाय रस, चल और रुक्ष गुण। और इसमें जो पृथ्वी है वो कौन कौन से गुण है पृथ्वी में? तो देखिए जरा, स्थिर है, विशद है, शीत है, संग्राही है। संग्राही का मतलब है जो ग्रहण करता है, स्तंभन करता है, रोकता है चीजों को। इसका मतलब है कषाय जो रस है वो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो वात प्रदान चल गुण से कब्जियत ठीक कर देता है। और कषाय रस अगर किसी को डायरिया बहुत ज्यादा होता है तो पृथ्वी महाभूत है इसमें, तो पृथ्वी महाभूत से संग्राही गुण होने की वजह से, स्थिर और विशद गुण होने की वजह से उस डायरिया को, उस लूज मोशन को रोक देता है। यानी कि एक कषाय रस है, वह कषाय रस में ये दोनों तरह के गुण है। वो हमें देखना पड़ेगा भैया कषाय रस में ये वायु प्रदान है या पृथ्वी प्रदान है। जैसे अगर मैं कहूंगा जामुन, अगर मैं कहूंगा भैया जामुन है, तो जामुन कैसा रस प्रदान है? कषाय तो है, लेकिन पृथ्वी महाभूत प्रदान कषाय है जामुन। तो कैसे पता चलेगा भैया ये इस कषाय को हम पृथ्वी माने या वायु माने? सीधी सी बात है, वायु का गुण कैसा है? लघु है, रुक्ष है, चल है, सूखा हुआ है, देखने में अच्छा नहीं है, पानी की कमी है, सूखा सूखा सा लगता है, पुराना है, ये सब वायु है। तो कोई जीभ में लगाने से कषाय जैसा तो लगता है, लेकिन देखने पर वायु जैसा लगता है। इसका मतलब इसके अंदर रूखा और चल गुण प्रदान है। कहाँ दिया जाना चाहिए?
चल गुण प्रदान है। कहाँ दिया जाना चाहिए? किसी को कॉन्स्टिपेशन है ना, जहां हमें गति देना है तो कसाय रस से हम उसको दे देंगे, गति देने के लिए, कब्जियत को ठीक करेगा। जैसे अगर मैं कहूंगा विजय सार का लकड़ी, विजय सार जो है कैसा रस है? कसाय रस है। विजय सार का सूखा हुआ लकड़ी को रात में पानी में डाल करके आप उसको रोज पीना शुरू करिए, क्या होगा? वात प्रदान चल गुण बढ़ेगा जी। कसाय रस तो है लेकिन उस सूखे हुए लकड़ी में वायु का गुण कर्म है, तो ये कब्जियत के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम खाएंगे भैया ताजा ताजा इसका आपका अर्जुन का छाल, उसके पत्ते का रस निकाल के खाओगे तो कैसा है? कसाय रस तो है लेकिन ताजा है, गीला है, पृथ्वी महाभूत गुण उसमें भरा हुआ है। क्या होगा? कहाँ दिया जाए? अरे भैया किसी को डायरिया हो रहा है उसको दे दो। गति को संग्रहण करने वाली, अग्नि को बढ़ाने वाली, दीपन करने वाली पृथ्वी महाभूत प्रदान। इसीलिए कोई भी जड़ी बूटी हम बाजार से लाते हैं ना, हाँ भैया ऐसा है कि हमें तो बताया गया है कि जामुन खाओ, क्या नाम है आपका, अर्जुन का छाल खाओ तो ऐसा होगा, हाँ कार्डिक मसल्स के लिए अच्छा है, हृदय के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, फलाने के लिए अच्छा है। लेकिन क्या अच्छा नहीं है? स्वरूप अच्छा। कसाय रस तो है लेकिन सूखा हुआ है, पाउडर फॉर्म में है, तो वो वात प्रदान है, उसमें चल और रुक्ष गुण बढ़े हुए होंगे, उससे काम करेगा। अब मान लो किसी व्यक्ति के हृदय में तो प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज तो है, लेकिन समस्या है वायु के कारण से, प्रकृति है वात प्रदान, रोग हुआ है अति चिंता से, अति विवाह से, अत्यंत शोक करने से, अति ज्यादा रोने से हार्ट डिजीज हुई है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने से, बहुत ज्यादा मिठाई खाने से, ऑपरेशन करने से, एक्सीडेंट हो गया जी, बहुत समय से घर पे बेड में पड़े हुए हैं, शरीर कमजोर हो गया है और हृदय में प्रॉब्लम है। अगर हम जाके कहेंगे भैया जामुन खाओ, वो सूखा हुआ लकड़ी लेके आओ, पाउडर बना के खाओ, तो क्या करेगा? यह चल गुण प्रदान है, रुक्ष गुण प्रदान है, ये तो उसी वायु को बढ़ाएगा जिसके वजह से आपको हार्ट डिजीज हुई है। बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो कोई भी जड़ी बूटी अपने महाभूत के आधार पर शरीर में काम करता है, उसको पहचानना है, पहचान करके वह दवाई किस रूप में देना है। जैसे देखो अलग अलग दवाई अलग अलग रूप में हम प्रयोग करते हैं ना, जैसे एक मुलेठी है तो मुलेठी ताजा भी है, सूखा हुआ भी है, उसका क्षार भी है, तो सभी चीजें सब अवस्थाओं में नहीं दिया जा सकता। जैसे अगर मैं कहूंगा कोई एक दवाई ले लो, मान लो चलो अपमार्ग ले लेते हैं, अपमार्ग का जड़ ताजा भी है, सूखा हुआ पाउडर भी है, अपमार्ग का क्षार भी है, तो तीनों चीजें एक समान काम तो करेगा नहीं। कैसे काम करेगा? वो अपने महाभूत के संदर्भ में काम करेगा। नया तिल का तेल क्या करता है? वायु को शमन करता है, क्योंकि स्निग्ध गुण है, थोड़ा कफ को बढ़ाता है नया तिल के तेल। लेकिन पुराना जितना होगा उस तिल के तेल में मधुर रस कम होता जाएगा और तिक्त रस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पुराना होगा, जैसे आयुर्वेद में डायबिटीज इस रोग के लिए बताया जाता है नया चावल नहीं खाना, पुराना चावल खाना है, क्योंकि कोई भी द्रव्य जब उत्पन्न होता है तो बेसिकली महाभूत ही उसका उत्पन्न करने का आधार है। नया चावल मधुर रस प्रदान होगा, जो जल और पृथ्वी है, तो डायबिटीज में नहीं देना है, क्यों? डायबिटीज क्या है? मधुर रस प्रदान रोग है, कफ प्रदान रोग है। लेकिन जैसे ही चावल पुराना होता जाएगा, आपने स्टोर किया है, बहुत पुराना चावल है, बहुत पुराना घी है, बहुत पुराना कोई चीजें हैं, तो डायबिटीज में दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि उसमें मधुर रस
नहीं होगा भैया। महाभूत के संदर्भ में जल और पृथ्वी उसमें रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। नहीं बचेगा, नहीं रहेगा, क्या बचेगा? तिक्त रस बचेगा, आकाश रहेगा। जैसे जैसे कोई पदार्थ में अपना जो रस है जैसे ही खत्म होता है तो क्या बचेगा? फाइनली आकाश ही बचेगा। देखो आम है, जब कच्चा था कुछ और था, बढ़ते बढ़ते पक गया, फिर सड़ गया, देखते देखते सूख जाता है, सूख जाता है ना पूरा, कोई रूप ही नजर नहीं आता। यानी कि फाइनली क्या हो गया? वो आकाश में ही, उस शून्य में जाके विलीन हो गया। जब उस सूखा हुआ आम को खाओगे तो कच्चा पके हुए आम के फल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें आकाश और वायु महाभूत रहेगा। तो जो आम पके हुए अवस्था में कफ को बढ़ाता है, एकदम सूख जाए तो फिर वायु को बढ़ाता है। तो ये कैसे होगा? ये उसके परिवर्तनशील दोष और उसके महाभूत के संदर्भ में जो निरंतर जन्मना और मरना, जो महाभूत विनाश होना और उदय होना जो चलता रहता है, हर पदार्थ में ऐसा चलता है। इसका मतलब आज हमने क्या देखा? एक पदार्थ, क्योंकि इसका संबंध अभी हम बाद में जब नाड़ी सीखेंगे ना, जब हम गुणों को जानना सीखेंगे, कफ का कौन कौन सा गुण है, जब मैं कहूंगा भैया शीत गुण, तो वहां पर मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, अगर आज की क्लास आप लोगों ने प्रॉपर तरीका से लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। मैं आप लोगों के दिमाग में ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहूंगा। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इसको आप लोगों ने नोट करना है। और इसके जो महाभूत हैं, उन महाभूतों के अपने अपने गुण हैं। उन गुणों के आधार पर शरीर काम करता है, इंसान का स्वभाव काम करता है। इंसान क्यों, पूरे चराचर जगत इसी रस और रस के गुण और इसके आधार पर काम करता है। हमें किसी को भी कोई दवाई देना है तो उस द्रव्य में जो रस है, वह रस जिस महाभूत से संबंध रखता है, महाभूत उसकी अवस्था के हिसाब से, अगर आम कच्चा है तो कसाय रस होगा, अगर पका हुआ है तो मधुर रस होगा, अगर एकदम सूख जाए तो फिर ये तिक्त रस या कटु रस प्रदान होगा। उसमें आकाश महाभूत जैसे कि तिक्त रस ही प्रदान होगा, क्योंकि जो आकाश महाभूत है वो तिक्त रस में है। तो कोई भी पदार्थ बहुत सूख जाए तो वो कौन सा रस वाला होगा? तिक्त रस वाला होगा, इसको ख्याल रखो। तो जो तिक्त रस है वो शरीर में वायु को बढ़ाता है। तो ये इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, कि कोई भी जड़ी बूटी हम बोलते हैं भाई आप ये खाओ, आयुर्वेद में तो ये लिखा है, हम उसको खाते हैं और उल्टा परिणाम होता है कि नहीं होता? आप लोगों ने कभी इसके ऊपर गौर किए हो? होने के पीछे का रीजन यही है कि बताया तो है, लेकिन किस अवस्था में बताया है, महाभूत की किस श्रेणी में उस दवाई को लेना है। आम खाने की बात बताया है, लेकिन हमें ख्याल रखना होगा, कच्चा खाना है, पका हुआ खाना है, सूखा हुआ खाना है, बहुत सूखा हुआ खाना है। अलग अलग रोगों में आम के ये अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। तो इसको अब आयुर्वेद ग्रंथ जो आचार्य है हर बार एक बात को दोहराता नहीं है, एक बार बता दिया कि भाई ये इसके राम कहानी है, मामलात है, दिमाग में रखो। और हम जब नेक्स्ट व्याख्यान करेंगे तो उसमें फिर ये सारी बातें नहीं बताएंगे, आप अपने एंड से उसको समझना है। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास इतना ही है। अगर आप लोगों ने कोई नोट किया है अपनी बातों के लिए तो प्लीज आप लोग पूछिएगा। हाँ जी, जिन्होंने पूछना है वो अपने ऑडियो को खोलना है, बाकी म्यूट रखिए। हाँ जी, बोलिए मीना जी। जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक है कि आपने जो 6 रस बताए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, ये क्या खाने से ही आएँगे या हमारे जो वात, पित्त और कफ प्रकृति है उससे उत्पन्न होते हैं? क्योंकि एक तो ये है कि जब शरीर जन्म लेता है, शरीर का बीज पड़ता है, उस समय इसमें क्या कौन-कौन से ये रस जो है वो पहले से मौजूद होते हैं या बाद में माँ जो गर्भवती होती है वो जो खाती है उसी से पैदा होते हैं? मेरे कहने का मतलब कि प्राकृतिक पहले से ही आते हैं या कुछ बाद में बढ़ नहीं, सकते हैं? मैंने बताया कि वीर्य और क्षेत्र इसके संबंध में तो ये रस नहीं होता है। रस जी, उत्पन्न होता है धीरे धीरे माँ के आहार विहार से। आहार विहार। माँ के जी, आहार विहार से रस उत्पन्न होता है। जैसे क्या जी, होता है ना कि हाँ, माँ के आहार विहार से जी। मधुर रस जो दूसरा है वो कफ को उत्पन्न करता है,
अम्ल रस जो है वो अभी हमने सारा आपको बता ही दिया मामला। जी। दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि डायबिटीज जैसे है, कषाय रस जामुन दिया जाता है जिसमें कषाय में वायु और पृथ्वी तत्व है, तो डायबिटीज का मतलब इसका डायबिटीज के लिए जो कल आपने बताया था कि अग्नि तत्व प्रधानता रहती है शायद, तो ये कषाय रस कैसे उसका शमन करेगा? तो क्या ये भी आगे हमें मतलब नहीं नहीं देखो, मैं एक चीज जानकारी में? बताता हूँ कि आयुर्वेद कभी भी किसी रोग का नाम नहीं लेता है कि अमुक रोग है जी, उसके लिए हाँ, ऐसा, मतलब स्थिति को डिसाइड करता है। कल जो मैंने आपको बताया था इंसुलिन के बारे में, वो धात्वाग्नि है, धातु के अग्नि है वो। धातु। जी, वो क्या है? धातु के अग्नि है। और वो तो अग्नि के संदर्भ में हो गया कि वो, हाँ जी ओमन जी क्या सुन रहे हैं आप? ओमन जी। क्या ऐसा भी होगा कि ऐसा भी इसमें आगे आएगा कि कौन सा तत्व का शमन कौन सा तत्व करे? जैसे वायु तत्व का शमन कौन तत्व हाँ मैं करता आपको है? बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, वो तो सारा आ जी, ही जाएगा। जी, देखो जरा, मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये तीनों को एक क्रम में लिखो। मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक है, ठीक है सर, ठीक, लिख ली। ओमन जी आप जरा कैमरे को बंद करिए, आप कैमरे को बंद करके फिर सुनिए जो सुनना है। आप लिखिए ऊपर मधुर अम्ल लवण और उसके नीचे जी, क्रमशः कटु तिक्त कषाय लिखिए। जी, मधुर हाँ, रस जो है जब शरीर में बढ़ता है तो उसको कटु रस ठीक करता है। मधुर के ओके, विपरीत कटु है, कटु के विपरीत मधुर है। अच्छा, अम्ल रस जब बढ़ता है तो तिक्त रस उसको ठीक करता है, कम करता है। तो तिक्त के ओके। विपरीत अम्ल है, अम्ल के विपरीत तिक्त है। वो एक दूसरे को भी ठीक कर सकते हैं, जैसे हाँ मधुर को कटु ठीक करता है या कटु को अम्ल ठीक करेगा? हाँ, ये इसके मधुर। हाँ जी हाँ जी, मधुर को कटु रस, लवण को तिक्त रस, हम्म, तिक्त मधुर रस, को कटु, अ, अम्ल को तिक्त और लवण को कषाय। कषाय। हाँ ये है इसका, ये इसका व्यवस्था है। तो इसका उल्टा भी होता है, जैसे कटु को मधुर ठीक हाँ हाँ, वो करेगा? तो उल्टा हो ही गया ना, वो दोनों एक जी, दूसरे को ठीक जी, करते जी, हैं। मान लो ठीक कि है, आपके ठीक। सामने कोई पेशेंट आया और उसका मधुर रस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपने कटु रस प्रदान कुछ देना है। इसमें भी बहुत ठीक। सारे अंदर की बातें हैं, वो धीरे धीरे आप क्लास में बढ़ते जाइए, हुँ, आपको धीरे धीरे समझ में आता जाए। हाँ जी, ठीक। और कुछ पूछना धन्यवाद। चाहिए मीना जी? और ठीक, बाकी जो धन्यवाद। प्रत्येक जो रस है ना, जैसे मधुर रस कफ को बढ़ाता है, अम्ल रस जो है कफ और पित्त को बढ़ाता है। एसटीडी ठीक। जी, अम्ल रस कफ और पित्त को बढ़ाता है, लवण रस कफ और पित्त को बढ़ाता है ना। और हमारा कटु जो है वायु होने से वात को बढ़ाता है, अग्नि होने से पित्त को बढ़ाता है, तिक्त रस वायु होने से वायु को बढ़ाता है, आकाश होने से। एक तिक्त रस ऐसा है जो सिर्फ वायु को बढ़ाता है। कषाय रस वायु होने से वात को बढ़ाता है, पृथ्वी होने से कफ को बढ़ाता है। तो ये हमारा रसों का संदर्भ हो गया। जो आज मैंने पढ़ाया ना, इसको आप एकदम कंठस्थ याद करोगे तो पूरा आयुर्वेद आपको, द्रव्य गुण विज्ञान, जड़ी बूटियों के पूरी जो श्रृंखला है आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं फिर आपसे। गौतम जी बताइए। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी आपने जैसा फलों का बताया था, अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं अगर जम्मू कश्मीर का सेब खाता हूँ, हाँ, तो महाराष्ट्र के हिसाब से महाराष्ट्र में बनने वाला सेब और जम्मू कश्मीर के बनने वाले सेब में फ़र्क होगा, बहुत ज्यादा। गुणों में। जी, तो जहाँ पर रहते हैं वहीं के फल खाना ज़रूरी है, ना कि हम बाहर के किए हुए फल खाएँ। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ओमन जी प्लीज, आप ना, आप मान नहीं रहे हो ओमन जी, आपके जो कान आप दिखा रहे हो, आप अपने कैमरे को बंद करो और उसके बाद सुनो जो भी सुनना है। आपके कान जो है वैसे दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है। हाँ, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो हमारे शरीर में ना देश का कितना महत्व होता है। हमारे ना 3 तरह के देश बताया है। एक का नाम है आनूप देश। लिखिए जरा, देश कितने प्रकार के होते हैं। आनूप देश, जांगल देश और सामान्य देश।
अनूप का मतलब है जहाँ पर बरसात ज्यादा होता है, जहाँ की मिट्टी नमी है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे आसाम है, ये अनूप देश है। अनूप देश क्या है? जहाँ पर मछली पाला जाता है, जहाँ पर सुअर पाला जाता है, जहाँ की मिट्टी में नमी है, जहाँ बरसात ज्यादा होता है, जहाँ पर नदी नाला बहुत ज्यादा है, पानी जहाँ के वनस्पतियों में हरी भरी है, जहाँ बहुत सारे चावल उगाया जाता है, जहाँ वो अनूप देश है। दूसरा देश जिसका नाम है जांगल, जैसे राजस्थान है। जांगल देश जो पित्तवात प्रधान है, जैसे राजस्थान हो गया, वहां पर गर्मी ज्यादा है, रूखा प्रदेश है, वहाँ पानी कम होता है, मिट्टी में रूखापन है, रेतदार मिट्टी है। ये सारी चीजें वहां पर जो वनस्पति है वो भी रूखा है, ड्राई नहीं, जैसे बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, इस तरह की चीजें वहां पनपते हैं। और वहां के लोग का जो कद है वो छोटा होता है, कुछ काले या कुछ इस हिसाब के, कुछ लाल वर्ण के, काले वर्ण के होते, थोड़ा गुस्सेल प्रकृति के होते हैं, तो कद उनका थोड़ा छोटा। ये जांगल प्रदेश है। जैसे राजस्थान हो गया, हमारे साउथ हो गया, ये सारे कौन सा प्रदेश है? जंगल है। और एक है सामान्य, जैसे दिल्ली है, वहाँ ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा सर्दी नहीं, वहाँ का मौसम ठीक ठाक रहता है। तो ये क्या है? ये सामान्य देश है। अब देखो देश का कितना मन, अब ये ना देश जो है स्थान से नहीं, उसके गुणों से जाना जाएगा। अब दुनिया के कोई भी कोना है, जैसे अमेरिका है, वहां पर कहीं अगर बरसात ज्यादा होता है, नमी है मिट्टी में, तो वो क्या हो गया? वो जो है अनूप हो गया। अब देखो जरा कैसा होगा मामला। एक आदमी, जो अनूप देश है ना, वो कफ प्रधान होगा, वहां पर कफ संचित अवस्था में होता है। और जो जांगल है वो पित्तवात प्रधान है, वहां पर पित्त क्या होगा? संचित अवस्था में होता है। जो जिस देश में रहता है, उस देश का जो गुण है, उस गुण से रिलेटेड चीजें उसको ज्यादा सेवन नहीं करना। अगर कोई आदमी आसाम में रहता है तो अनूप प्रदेश है वो, तो अनूप प्रदेश में रह करके ज्यादा दूध पीना, ज्यादा भैंस के, जानवर के, इस तरह के मांस, ज्यादा मीट मछली खाना, बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें उस देश में नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस देश में रह करके वो संचित अवस्था में होता है दोस्त, तो बाद में वो प्रकोप कर सकता है, उसको खराब कर सकता है। लेकिन प्रकोप ज्यादातर देखा गया उसी देश में रहते हुए ज्यादा नहीं होता है। ये प्रकोप कहाँ होता है? जब ये, मान लो कि कोई आदमी, अब देखो आहार का कैसी व्यवस्था है। अभी आपने कहा ना सेब, एक आदमी है अनूप में रहता है, अनूप का आहार है तिक्ता, कटु, है, उष्ण, रुक्ष, ये जो आहार है अनूप वालों के लिए है। जो कोई पहाड़ों में रहता है, उनको गर्म चीजें खाने के लिए, रूखी चीजें खाने के लिए बताया है। क्योंकि वहां के प्रकृति की, सर्दी ज्यादा है तो निश्चित बात है कि गर्म चीज खाना है ना। तो जो जिस देश का जैसा गुण है, उसके विपरीत भोजन उस देश में रह के करना चाहिए। गर्म एरिया में रहते हो तो ठंडी चीजें खाना है, ठंडी एरिया में रहते हो तो गर्म चीजें खाना है। तो क्या है, उस देश के जो व्यवस्थाएं उसमें, यानी उस स्थान के गुणों के हिसाब से बैलेंस में रहता है। दिक्कत कहाँ आती है पता है? गहरी बात है। एक आदमी आनुप देश में रहता है और उसका आदत बन गया बहुत ज्यादा गर्म मिर्च मसाले चटर पटर खाने का आदत बन गया, बहुत ज्यादा चाय मसालेदार चीजें खाता है। उस देश में रहते अच्छी बात है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं करने वाला। संचित अवस्था में रहा हुआ कफ उसके आहार से पिघाल देता है, ठीक कर देता है। लेकिन अगर वो आदमी को ये सूत्र मालूम नहीं है और वो आ गया है आपके राजस्थान में, पोस्टिंग हो गया, मान लो फौजी है, अब राजस्थान में आके कहता है महाराज मेरे को तो स्पाइसी खाने की आदत है, ये तो हमारा परंपरा है जी, हम तो ऐसे ही खाते हैं, हमारा जो है ये तो लोक भोजन है। क्या बोलते हैं इसको? कुछ एक शब्द बोलते हैं ना, परंपरागत भोजन है, पारंपरिक आहार है ये, ऐसा बोलते हैं। और वो स्पाइसी जब वो आदमी राजस्थान में आके खाता है, तो उसने जो वहां स्पाइसी खा करके स्पाइसी संचित अवस्था में बनाया था, लेकिन कभी प्रकोप नहीं हुआ, क्योंकि उस देश के गुणों के कारण से। राजस्थान में आकर के अगर वो आदमी वैसे ही भोजन करता है तो क्या होगा? प्रकोप हो जाएगा। अरे भैया वो चीजें वहां की प्रकृति के हिसाब से तो ठीक था, यहाँ थोड़ी ठीक है। यहाँ आपको क्या करना होगा? यहाँ आपको अब शीत गुण प्रधान चीजें खाना होगा, बैलेंस बनाना होगा शरीर का।
अब ये चीजें लोग नहीं जानते, करते नहीं है, डॉक्टर को इनसे कोई लेना देना नहीं है, और इसी कारण से लोग बीमार होते हैं। खूब ज्यादा स्पाइसी खाता है राजस्थान में रह करके, और जो उसने वहां स्पाइसी खा करके अपने शरीर को, पित्त को संचित किया था, वो प्रकोप हो जाएगा यहाँ आकर के, और पित्त से रिलेटेड रोग हो जाएगा। चिकित्सा क्या है? चिकित्सा है या तो वो अपने देश में जाए, या तो यहाँ पर अगर वो रहता है तो इस देश के हिसाब से भोजन करे। ये परफेक्ट आयुर्वेद का बात है, और ये चीज के न जानने से लोग आज आयुर्वेद की बात तो कोई मानते नहीं है। अब आ गया सेब की बात। एक आदमी रहता है राजस्थान में। राजस्थान कैसा प्रदेश है? राजस्थान है उष्ण उष्ण रूप वात पित्त प्रकार का प्रदेश है। सेब बन गया हिमालय का। अब हिमालय के सेब वहां खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस देश के भिन्न आहार वो वहां खा रहा है। एक आदमी रहता है राजस्थान में, वह व्यक्ति विदेशों से, मान लो कि कोई बहुत तपती भूमि है, कल्पना करिए कौन सा हो सकता है? जैसे ईरान है, ईरान में एक दवाई आता है अकरकरा। अब देखो जड़ी बूटियों की कल्पना करो, ईरान में, ईरान बहुत तप्त भूमि है, बहुत ज्यादा गर्मी है, राजस्थान से भी ज्यादा है, वहां मिलता है अकरकरा। अब राजस्थान में रहने वाला किसी आदमी को क्या हो गया? कुछ भी हो गया, उसको पित्त, उसको जो है कि कोई कफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया उसको किसी कारण से, खांसी हो गया। अब मुलेठी जो है खांसी के लिए अच्छा माना जाता है, अकरकरा जो है खांसी के लिए अच्छा माना जाता है। अकरकरा वीर्य को स्तंभन करता है। राजस्थान में रहने वाला आदमी ने, वो आदमी आनूप देश से आया, राजस्थान में आकर के स्पाइसी खा रहा है। अब उसको बार बार हो रहा है ना, नाइट फॉल हो रहा है। मान लो किस वजह से हो रहा है? उसके देश के परिवर्तन होने से, आहार की जो गड़बड़ी हुई उससे हो रहा है। क्या करना चाहिए? या तो वो अपने देश में जाए, या अपने देश की जो आहार है उसको यहाँ छोड़े। अब उसने क्या किया? किसी वैद्य ने कहा कि अरे भैया, स्तमन करने वाला सबसे बढ़िया दवाई तो अकरकरा है, एक काम करते, बढ़िया क्वालिटी ईरान का मिलता है, वहां से लाकर के अकरकरा देता हूं। क्या होगा? अकरकरा खाएगा तो वो उसको दिक्कतें और होंगे। क्यों? क्योंकि ईरान का जो गुण है वो राजस्थान का उस तरह के गुण वाला है, उष्ण प्रकृति है, शीत खाना चाहिए था, अकरकरा खा लिया। तीक्ष्ण गुण है अकरकरा। तो जो सभी जो जीभ में लगाने से जो जो चरपरा सा ऐसा कुछ क्वालिटी दिखाता है, वो सभी तीक्ष्ण गुण है, उसमें आग्नेय गुण होता है। तो अकरकरा का सेवन करेगा तो उसको नाइटफॉल और ज्यादा हो जाएगा। फिर वैद्य कहेगा यार क्या बात है, अकरकरा के लिए तो स्तंभन बताया था, लेकिन इसका तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ कैसे हो गया? गड़बड़ हो गया देश के आधार पर। इसका मतलब है कोई भी जड़ी बूटी ऋतु, देश, काल के आधार पर अपने अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी को उत्पन्न करता है। जैसे मैंने बताया, एक प्रोटीन दूध में अलग है, अलग कर्म करने वाला है, मीट में अलग तरह के कर्म करने वाला है। तो हमें ये देखना होगा अमुक पदार्थ कहाँ बना है, ये व्यक्ति जिसको मैं ये दे रहा हूँ उस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ रह रहा है, किस तरह का विकृति है, इसको ये देना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये चीजें जो है ना, कंटिन्यूसली अब हम अगर अभ्यास करते हैं तो ये चीजें हमारे जहन में रहता है, नहीं तो हम सारे भूल जाते हैं सारी चीजें। ठीक है जी, नमस्कार। और किसी ने कुछ पूछना है? जी नहीं गुरुजी, समय हाँ सर, रोशन बोल रहा हूँ। हाँ जी, रोशन जी बताइए। हाँ सर, तो जैसे मैं उस जगह पर थोड़ा सा हटका था, तो जैसे जिसका हमेशा मतलब जैसे मेरा पेट भी क्रूर है, यानी जिसका क्रूर पेट है और जो कि वात प्रधान पित्त है,
तो उसे क्या करने के लिए करना चाहिए जिससे कि उसका वो मैं आपको अग्नि सारा सही रहे? बताऊंगा। ये हमारा क्लास जस्ट नाड़ी परीक्षण, नाड़ी समझने वाली है। आयुर्वेद को जी, समझिएगा। आपको करना क्या है, वो हमारा दूसरा क्लास है, जिसको अभी हम लोग द्रव्य गुण पढ़ रहे हैं। वहां पर दूसरा क्लास आप लोगों को मैं 1 महीने तक फ्री में वो लिंक दे दूंगा। धीरे धीरे आप आइए, वहां पर धीरे धीरे चीजें समझ में आता रहेगा। सर अगर शॉर्ट में बताते सर, चूँकि मेरा पर्सनली मैंने एक सवाल किया था सिर्फ़ आपसे। मतलब एक मुझे दिक्कत व्यक्ति होती को है। देखो, एक व्यक्ति को जी चिकित्सा सर। करने के लिए बहुत सारे एंगल देखना होता है। सिर्फ यस सर। प्रकृति और ये कुछ चीजों से डिसाइड नहीं होता है। जी सर। डिसाइड उस तरह से नहीं हो। डिसाइड करने के लिए नाड़ी, मूत्रम, मलम, जिह्वम, शब्द, स्पर्श, दीर्घाकृति, बहुत सारी चीजें डायग्नोस करना होगा। बहुत सारी चीजें सवाल करना होगा। बहुत सारी चीजें जी। जानना होगा। फिर उसके आधार पर सावधानी से चिकित्सा बताना होगा। तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा रुसान जी, मैं आपको अभी कुछ बताऊं और बाद में जाके बिगड़ जाए। तो या तो हाँ, पर्सनली आप मुझे फोन करिएगा, सारी चीजें मैं पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। जी, जी। ठीक है, कल तो बात होगी आपसे तो थोड़ा-सा। हाँ, सबसे बढ़िया है आप खुद सीख लीजिएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे जो स्टूडेंट लोग हैं। उषा जी बताइए क्या कहना है आपने? उषा जी। हेलो हेलो सर। जी सर मुझे बहुत सारी नई नई चीजें पता चल रही हैं। इतना ज्यादा मुझे आयुर्वेद का कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मुझे क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नॉलेजेबल है। जी तो देखो, अभी तो मैं प्रश्न नहीं मैं पूछ अभी तो मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन शायद आगे चल कर के मेरे बहुत सारी क्वेरीज आएंगी। अभी तो मैं सिर्फ सीख रही हूँ कि क्या बोल रहे हैं आप, क्या वात क्या है, कफ क्या है, पित्त क्या है, वो सब मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश में लगी हुई हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ना एक बुक जिसका नाम है चरक संहिता, उसको आप मंगाइए। हमारा दूसरा क्लास है, चरक संहिता का क्लास होता है। उस क्लास में भी आप लोग आइए जरा। उसमें भी धीरे धीरे आयुर्वेद समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे। हम जो पढ़ रहे हैं वो बीएमएस लेवल का क्लास है ये, लेकिन बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इसको समझते हुए जाएंगे। बिल्कुल समझ में आएगा, बस समझने का प्रयास करना चाहिए। हाँ जी। हाँ सर, और आपकी भाषा भी इतनी अच्छी है। आपने कहा कि इंग्लिश बेस नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑलमोस्ट ऑल मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, चाहे साउथ में जाएँ या कहीं पर भी जाएँ। तो मुझे लगता है कि आपकी भाषा इतनी अच्छी है कि बड़े आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। और आप बहुत हाँ, ये कोशिश करते हैं कि हम छोटी-छोटी चीज़ें बहुत आसानी से समझ जाएँ। जी और इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे खुशी है कि मैं मतलब आप जैसे गुरु से मिली हूँ, शायद आगे भी जुड़ी रहूँगी। जी जी, जरूर जरूर। नहीं सर, सही में आपका बताने का जो तरीका बहुत मतलब सिंपल बताते हैं आप, आसानी से कोई भी समझ सकता है एक बार। जी जी। देखो, मैं कई बार जी मैं सर। पढ़ा चुका हूँ ना, मुझे पता है कि क्या चीज कहने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हालांकि एक चीज है कि जो आदमी गहरे तालाब में उतरने का कभी हिम्मत नहीं करता, वो आदमी कभी स्विमिंग नहीं कर सकता। ये भी पक्की बात है। इसीलिए मैं ये प्रयास करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा ना ये आयुर्वेद के जो अंदर की जो बातें हैं वो भी छेड़ दिया जाए, ताकि धीरे धीरे आप लोगों में अभ्यास हो इस चीज का। मैं कह रहा हूँ संस्कृत के श्लोक। हालांकि मैं अभी बहुत ज्यादा पहले पहले मेरे क्लास में मैं ज्यादातर संस्कृत श्लोक ही बोलता था, लेकिन अभी मैं जानबूझ करके ज्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग फिर भ्रमित हो जाओगे उसमें। नहीं सर, मतलब जितना सिंपल से आप सिखा रहे हैं बस मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा वैसे ही आप सिखाते रहे। भाषाओं को लेकर मैं फँस जाऊँ तो फिर तो सीख ही नहीं पाऊँगा सर। हाँ, सही बात। ठीक है जी, है ना। तो जिन लोगों ने अभी हमारा डेमो सेशन जो है सर लगभग। एक ग्रुप मतलब हम लोग का होना चाहिए था, जैसे ऐसे तो सब अलग-अलग हैं। एक ग्रुप होता तो मतलब मेरे लिए कुछ मतलब जैसे हम लोग का न्यूरोथेरेपी में एक ग्रुप है, वो गुरुजी का। जी उसमें सारा चीज़ वो डालते हैं या कुछ होने को होता है क्लास वगैरह आगे पीछे तो बताते हैं। जी सर। सर, हमारा ग्रुप है। ग्रुप नहीं है बेसिकली, अब ये पता नहीं क्यों नहीं है। मैं पहले ग्रुप बनाता था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हुई। जब कभी जी सर। बात चलेगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ग्रुप जैसे होने से ग्रुप में गड़बड़ी हो जाता है। तो ओ आ, बस ये है कि आप लोगों को पर्सनल मेरे से
मैसेज करिए। और हाँ सर, प्रश्न उसके बाद क्लास में देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग आपस में जो जुड़े हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए जुड़े हैं। इसके अलावा जी सर, हमारी जो जुड़ाव है वो किसी दूसरी चीजों के लिए ना हो, सिर्फ ना जस्ट हो। पढ़ना है बस। हमने आपस में मिले, इकट्ठे हुए और पढ़ना शुरू किए। जो आपको समझ में हम्म, नहीं आया वो आपने पूछना है, एक दूसरे बात करेंगे, निकल जाएंगे, बस काम खत्म हो गया। जी जी। ये अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसके बाद जब हम ग्रुप बनाते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें वहाँ